हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा जो इकॉनमी में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट एवरग्रैंड डेब्ट क्राइसिस। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूज़ रिसेंट बहुत हम देखते हैं अगर तो चाइनीज़ एक कंपनी है एवरग्रैंड के नाम से, और ये इसका एक डेट क्राइसिस का इशू आया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ है अभी आज के दिन में। सबसे पहली बात, ये एवरग्रैंड जो कंपनी है, ये एवरग्रैंड कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी दोस्तों चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, और इसका इशू क्या है? एवरग्रैंड जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है, लगभग हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी बिल्ड कर रही है। इस कंपनी के ऊपर अगर आज की डेट में डेट देखा जाए दोस्तों, तो ओवरऑल डेट करीब 300 बिलियन US$ का इसके ऊपर डेट है। दैट इज 2% ऑफ चाइनीज जीडीपी दोस्तों। 2% ऑफ चाइनीज जीडीपी, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर डेट है। और ये कंपनी अब अपने डेट को रीपे नहीं कर पा रही, कंपनी डेट को रीपे नहीं कर पा रही। तो ये इस क्राइसिस को देखा जा रहा है 2008 का जो क्राइसिस था यूएस में, लेमन ब्रदर जो बैंक फेल हुआ है उस क्राइसिस के साथ। क्योंकि जब यूएस में एक बड़ा बैंक फेल हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस की इकॉनमी में तो क्राइसिस आए ही आए, उसके साथ साथ जो पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी थी उसमें भी आपने देखा कि क्राइसिस आए। ठीक, अब ऐसा ही ये जो कंपनी है एवरग्रैंड कंपनी, ये चाइना की एक सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंपनी है, जिसका लगभग हर, अगर आप होटल्स की बात करो वहाँ पे भी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कीजिए वहाँ पे भी, पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स की बात कर लीजिए, और रिसेंटली इन्होंने एक बड़ी जो आपकी फुटबॉल टीम है, एक क्लब है, वो भी परचेज किया। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर ये बड़ी कंपनी अपना डेट रीपे नहीं करेगी, जो कि 2% ऑफ चाइनीज जीडीपी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी फेल होती है तो ये चाइनीज जीडीपी को इफेक्ट करेगी दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। एंड अगर चाइनीज इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो लाजमी है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, सारी की सारी इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि 2008 लेमन ब्रदर फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला। ऐसे ही अगर ये कंपनी फेल होती है तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिट होगा चाइनीज इकोनॉमी के लिए। अब ये है कंपनी आपकी। अब इसको आप इंडियन सिनेरियो के साथ भी लिंक करके दे सकते हो। जैसे कि इंडिया में आज से 2 साल पहले IL&FS एक कंपनी थी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी थी। ठीक है, जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की सबसे मेन कंपनी थी IL&FS, उसका भी डेट क्राइसिस हुआ। और उस एक सिंगल कंपनी के डेट क्राइसिस की वजह से हमारा पूरा का पूरा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज जो हैं, वो सारा का सारा हमारा NBFC सेक्टर हिट हुआ था उस चीज़ से। ठीक, तो NBFC सेक्टर हिट हुआ इंडिया का किसकी वजह से? IL&FS, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। सेम अगर इसकी बात की जाए तो एवरग्रैंड क्या है, चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और ये इंडिया की IL&FS से बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। क्योंकि इसका जो डेट क्राइसिस है आज की डेट में, जो इसका डेट है वो करीब 2% ऑफ चाइनीज जीडीपी है। अब अगर इस कंपनी की हम इंपॉर्टेंस की बात कर लें दोस्तों, तो ये कंपनी जो क्लेम करती है कि पर ईयर अराउंड 3.8 मिलियन चाइनीज जॉब्स जो हैं चाइना में, करीब 3.8 मिलियन जॉब्स एवरी ईयर, वो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल कंपनी क्रिएट करती है। तो कहने का मतलब चाइनीज इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा इसकी वजह से। और इस कंपनी ने, जिनसे अगर सबसे बड़ा इंपैक्ट देखा जाए, ये तो इनका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो हो गया, सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा दोस्तों किसके ऊपर? बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, या उन सारे सेक्टर्स के ऊपर जिन्होंने इस कंपनी को लेंड किया है पैसा। अब ये क्राइसिस क्यों आए अगर देखा जाए दोस्तों, ये कंपनी जो है एवरग्रैंड कंपनी, ये एक बहुत बड़ी रियल स्टेट फर्म है। अब रियल स्टेट फर्म्स के पास पैसा कहाँ से आता है?
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है तो पैसा कहाँ से आता है? ये सारा का सारा पैसा मार्केट से आता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, पब्लिक फंड्स हो, तो ये सारा पैसा कंपनी के पास इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये जो कंपनी है पिछले 10 साल से करीब 10-15 साल से लगातार ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रही थी मार्केट से और अपने प्रोजेक्ट्स चला रही थी। तो जब लगातार इतनी बोरोइंग हो रही है और चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि इनके ऊपर इनका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए इनटू द सिस्टम। अब जब वो नई पॉलिसीज आई, जब वो चेंजेस आए, तो उससे क्या हुआ, इस कंपनी के ऊपर या इस जैसी और कंपनीज के ऊपर बोरोइंग पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ठीक। अभी तक ये अपना सारा काम कैसे कर रहे थे? बोरो करके कर रहे थे कि मार्केट से बोरो कीजिए और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। अब रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं तो क्या होगा, मार्केट से बोरोइंग नहीं कर पा रही ये कंपनी, ठीक। अब बोरोइंग नहीं कर पा रही, पहले ये एक लूप चल रहा था, साइकिल चल रहा था कि मार्केट से बोरो कीजिए और पुराने पैसे जो हैं उनको आप पे बैक कर सकते हो। बट अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जब कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस की तो अब नया पैसा मार्केट से बोरो करने में दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो डेट है पुराना उसको रीपे नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्राइसिस जो है वो बनना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे बन के ये आज का पूरा इस कंपनी का डेट क्राइसिस हो गया, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इनकी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने इस एवरग्रैंड कंपनी को कुछ हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड दिया है कि विद इन दिस टाइम पीरियड आप हमारा जो पैसा है वो रिटर्न करना स्टार्ट कीजिए। बट अगर अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, बट अगर वो रीपे नहीं करेगी ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो इसको बोला जाएगा कि ये कंपनी हो गई है डिफ़ॉल्टर। और अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्टर का टैग लग जाए दोस्तों तो क्या होगा, विद इन अ ईयर, अभी तक जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, एवरग्रैंड कंपनी के जो शेयर्स हैं मार्केट में 80% तक उसमें फॉल आ चुका है। और ये कंपनी हांगकांग शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, लिस्टेड, सॉरी नॉट रजिस्टर्ड, लिस्टेड। हांगकांग में ये कंपनी लिस्टेड है, ठीक। और इसके जो शेयर प्राइस हैं उसका करीब 80% फॉल आ चुका है जब से ये न्यूज़ आई है मार्केट में, क्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए नहीं हम देखते, क्योंकि अगर इंडियन ILFS फेल हुई तो कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि वो पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। बट आपको जैसे पता है चाइनीज़ इकोनॉमी तो पूरी दुनिया का हम कह सकते हैं कि इंजन है, ठीक है ना, एक इंजन है वो, ठीक। अब अगर इतनी बड़ी इकॉनमी की इतनी बड़ी कंपनी फेल होगी तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको पूरी की पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए एवरग्रैंड, मैंने क्या कहा, बैंकिंग सेक्टर से पैसा लेगी, है ना, बैंकिंग से लेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनका पैसा भी तो लगा होगा इस कंपनी में, ठीक। और उसके बाद हांगकांग पब्लिक फंड्स, पब्लिक का भी तो पैसा लगा है इस कंपनी में। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी फेल होती है तो पूरा का पूरा जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक फंड्स हैं, जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं जो चाइना के साथ लिंक्ड हैं, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एवरग्रैंड जो क्राइसिस हैं वो हैं क्या। अब देखिए क्राइसिस आए हैं तो क्राइसिस का इम्पैक्ट जब आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा तो आपको भी उस अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और चाइनीज़ इकोनॉमी अगर देखा जाए, चाइनीज़ इकोनॉमी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे तो आपको भी रेडी रहना पड़ेगा। अब इंडिया में प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर एंड NBFC जो है वो पहले ही वीक चल रहा है एंड दोनों में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू चल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हमें भी एक इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि अगर कल को ये कंपनी फेल होती है तो इसके इफ़ेक्ट्स जो इंडिया के ऊपर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एवरग्रैंड डेट क्राइसिस एंड इसके बाद जो भी इसके ऊपर अपडेट्स आएंगे तो वो हम आपसे भी शेयर करते रहेंगे। बाय, थैंक यू।